हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किसका करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट का। हम लोग अगर उसको डाइल्यूट करें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा और क्या चेंजिंग आएगी, इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, और पढ़ा था कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इन्हीं चारों कंडक्टेंस को हम लोग देखेंगे डाइल्यूट करने पर इलेक्ट्रोलाइट को कि इन चारों कंडक्टेंस में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अब हमें देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या होता है डाइल्यूशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहले पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस को लेके। किसको? कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस को हम लोग G से या C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो कितनी इजी वे में फ्लो कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, और इसी को हम लोग कंडक्टेंस या चालकता भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, ये कोई एक कंटेनर है, इसमें हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट रख दें और इलेक्ट्रोलाइट में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट C और A, यानी जो इसका C पॉजिटिव A निगेटिव, यानी कि कैटायन पॉजिटिव और एनायन निगेटिव है। अब क्या होगा कि इसका वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल होंगे बहुत पास पास होंगे। जब पास पास होंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से ये इजी वे में फ्लो नहीं कर पाएंगे। और हम लोग जानते हैं डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ करती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती है। और क्या होता है, और जो कोई भी सोल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन जब डिक्रीज़ करेगी तो उसका क्या होगा? डाइल्यूशन होगा। तो डाइल्यूशन की वजह से वो इंक्रीज, ठीक है ना। अब देखें, अब यहाँ पर ये कंडक्टेंस, अगर मैं इसको डाइल्यूट करना चाहूँ, यानी कि इसमें मैं वाटर मिलाता चला जाऊँ, तो होगा क्या कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम है, वो कुछ यहाँ तक हो जाएगा। अब देखें, इनके पास स्पेस बढ़ गया फ्लो होने का। इसका जो पार्टिकल हैं, जो आयन हैं, इसको फ्लो होने का एक स्पेस मिल गया, तो ये इजी वे में यहाँ पर C पॉजिटिव A निगेटिव, थोड़ा स्पेस में ये अपने आप को मूव कर सकते हैं। इनको जब स्पेस मिल गया तो वो अपने आप को इधर उधर कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? डिक्रीज़ हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा तो उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज़ कर जाएगी। बात यहाँ पे समझे, और कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रही है। अब कंडक्टेंस देखें, कंडक्टेंस की मीनिंग क्या होती है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, यानी कि जो आयन होते हैं कितनी ईजी वे में अपने आप को फ्लो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कम होगा, यानी कि वो पास पास रहते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो लगभग बॉन्डेड रहते हैं। जब उनके बीच में वो अट्रैक्शन कम होगा, थोड़ा दूर दूर जाएंगे, तो वो इजी वे में अपने आप को, ठीक है ना, अरेंज कर लेंगे, फ्लो होगा उनका इजी वे में। तो यानी इसका हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो होगा क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा। डिस्टेंस क्या होगी? दोनों आयन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? वो बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन को सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। और क्या होगा कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो जो कंडक्टेंस होगी
उस पर क्या इफेक्ट आएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। हम लोग यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन द कंडक्टेंस इंक्रीज। ये जो एरो ऊपर की तरफ है यानी इंक्रीज कर रहा है और एरो नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा कि डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट आता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। अब दूसरा देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक प्रबल विद्युत अपघट और एक दुर्बल विद्युत अपघट। अब इसको समझते हैं। अब देखें यहाँ पे एक मैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लिख दूं और यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रांग मतलब कि प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट के बारे में समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो बेसिकली स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या स्ट्रांग साल्ट का होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो वीक एसिड, वीक बेस और वीक साल्ट होते हैं। देखें इसका मतलब क्या होता है, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट हो जाती हैं। जो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 100% होता है, जबकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, वेरी लेस होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात और है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाता है। जब ये टूटता है इसी को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना ज़्यादा टूटता है। एक तरीके से इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिग्री ऑफ, कितना ज़्यादा उसके आयन इलेक्ट्रोलाइट आपस में अपने आयन में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर मैंने कहा कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, 100% मैंने लिखा है कि जितने भी मैंने आयन डाले, जैसे मान लो कि मैंने 100 आयन डाले, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 100 आयन इसमें है, तो इसमें क्या होगा, ये 100 के 100 क्या होंगे, टूट जाएंगे, किसमें, एनायन और कैटायन में। तो अब हम लोग देखें हमने कितना डाला 100 और कितने टूट गए हैं 100, तो कितना आया 1। अब इसको हम लोग अगर परसेंटेज में निकालें तो कितना आएगा, 100% आएगा ना। यानी कि जो उसकी यूनिटी 1 यूनिटी आती है और 100% आता है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो आयन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में या बहुत कम अमाउंट में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि इसके जैसे मान लो कि मैंने इसमें 100 आयन लिए, कितने 100। अब यहाँ में कुछ यहाँ पे 10 या कह सकते हैं 5, 8, 9, 12, 15 कुछ इतने ही आयन टूटेंगे, ठीक है ना। ये पूरे 100 के 100 नहीं टूटते हैं, बहुत कम अमाउंट में टूटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो कितना, हमने कितना लिया था 100, कितना टूटा है 10 इक्वल टू कितना आया, देखें तो आया 0.1। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 0.1 इक्वल टू 100 आया 10%। यानी इसका डिग्री है, फॉर एग्जांपल मैं एक दिया हूँ, जो वीक एसिड का या वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 10%, 8% कुछ भी हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बारे में है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है या हाई होती है। और इसकी क्या होती है, इसकी लो होती है। तीसरा देखें डिफरेंस क्या होगा, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को
उस पर अप्लाई नहीं होती, यानी जो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो लिख दें कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नॉट अप्लीकेबल, लिख देना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है वो अभी हम बताते हैं। यहाँ पर ये अप्लीकेबल होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। ये अपने 100% आयनों में टूट जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि पूरे के पूरे अपने आयन में नहीं टूटते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे ये देखें NaCl है, ये क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव में टूट जाएगा। मैं जितना भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करूं NaCl का, सब में क्या होगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएंगे। जबकि यहाँ पे मैं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लूँ तो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब एसिटिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको मैं देखें कि एसिटिक एसिड को हम लोग देखें तो ये क्या होगा, ये भी तो ऐसे टूटेगा CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, लेकिन सब के सब नहीं। अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल डालूं तो इसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ही टूटेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखें कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइल्यूशन करने पर इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। अब इस बात को हम लोग देख लें। देखें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करने पर इस पर क्या इफेक्ट आता है। देखिए, जैसे मान लें कि मैं ये एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रख दिए। अब ये क्या होगा, ये अपने आयन में टूट जाएंगे C पॉजिटिव A निगेटिव में। मान लो कि मैंने कैटायन एनायन Ca लिया है, तो ये क्या होगा C पॉजिटिव प्लस A निगेटिव में टूट जाएंगे। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल आपस में टूट जाएंगे अपने आयन में? 100, यानी जितने मॉलिक्यूल मैं इस्तेमाल करूँगा सब के सब टूट जाएंगे। तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक कि कितने ज़्यादा आयन टूट रहे हैं, जो उसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना होगा 100% OR। अगर हम लोग 1 के फॉर्म में करें तो यानी कि पूरे जितने मैं इस्तेमाल करूं, अब इसको मैं डाइल्यूट करूं, मैं इसमें वाटर ऐड करता जाऊं, तो क्या होगा, जब मैंने वाटर ऐड कर दिए तो होगा क्या कि जो इतने इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट थे वो तो पहले से ऑलरेडी टूटे हुए थे। अब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं उसका, उसमें मैं वाटर ऐड करता जाऊं, तो वो तो पहले से सब टूट गए हैं, तो इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। इसीलिए ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ था वो अप्लीकेबल नहीं होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जब उसके जो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर यानी DOD पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो इफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की। देखें, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कौन है, मैं इस्तेमाल कर दे रहा हूँ AB को। ये क्या होगा कि AB जो टूटेगा A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव में। मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं इसके 100 मॉलिक्यूल लेता हूँ, इसमें से कितने टूटेंगे 10 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखें 90 मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो टूटेंगे नहीं, लेकिन जब हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे, इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे, तो इसके कुछ आयन और टूट जाएंगे। यानी वाटर के मिलने के बाद उसमें कुछ आयन और टूट जाएंगे, 5 आयन, 8 आयन, 2 आयन, 4 आयन, कुछ और। फिर मैंने कुछ वाटर ऐड किया, फिर कुछ मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। अगर मैं इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूँ, कितना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, तो जितने भी मॉलिक्यूल मैं यूज़ करूंगा सब के सब टूट जाएंगे, यानी कि वो एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएगा। बात फिर से सुने, मैंने कहा कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग कुछ वाटर ऐड करते जाएं, उसको डाइल्यूट करता जाएं, तो क्या होगा क्या कि जितने भी आयन मैं इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मान लो कि मैंने 10 मॉलिक्यूल अपने आयन में टूट गए हैं, अगर मैं फिर से वाटर ऐड करता जाऊं तो होगा क्या कि कुछ मॉलिक्यूल फिर अपने आयन में टूट जाएंगे। मान लो मैंने कहा कि 5 आयन टूट गए, 1 लीटर मैंने वाटर किया, अब मैंने फिर 1 लीटर मिलाया तो फिर 5 मॉलिक्यूल अपने आयन में टूट जाएंगे।
फिर 1 लीटर किया, फिर 5, है ना। ऐसे करते करते जब हम लोग अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें तो जितने भी आयन होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, सब अपने अपने आयनों में टूटते हुए चले जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, जो DOD होता है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो इंक्रीज़ कर जाता है ना। डिग्री, क्योंकि इसके पार्टिकल मैंने तो वही रखे हैं 100, अब ये टूटता चला जा रहा है। अब ये ओस्टवाल्ड के नियम से हम लोग समझ लेते हैं कि ओस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ था, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। यहाँ पर एक बार फिर से देख लें। ओस्टवाल्ड ने कहा था कि जब हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, जब डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे तो जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी हम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिले, अगर हमको उसको कंसंट्रेशन को कम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करते जाएं, तो क्या होगा, वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट समझ लीजिए कि एक जैसे कंसंट्रेट है, एक गाढ़ा, एकदम कोई गाढ़ा चीज़ हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लें, जैसे हम लोग अभी शरबत बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चीनी मिला दिए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर हमको उसको डाइल्यूट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। वैसे ही तो ओस्टवाल्ड ने कहा कि अगर डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो कंसंट्रेशन जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो उसका DOD होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। ये ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे छोटी सी बात थी, वो हम लोगों ने समझ गए। तो हम लोगों ने देखा क्या कि अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन करने के बाद उसके जो आयन होते हैं वो ज़्यादा टूटने लगते हैं, यानी कि जो उसका DOD होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसको हम लोगों ने, इसकी जो डिफिनेशन है, इस पे जो फार्मूले हैं, हम लोगों ने सब पढ़ा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो उसकी कंडक्टेंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे, कप्पा से। अब यहाँ पर देखिए कि अब इसका डाइल्यूशन करने पर इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, अब इस बात को हम लोग समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि एक मैंने कंटेनर लिया और इसमें मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया, और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए कि वो AB है कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो ये किस में डिसोसिएट होगा, A पॉजिटिव B निगेटिव में। अब देखें, इसमें मैंने कहा, एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी से आप लोग समझ जाएंगे। मैंने कहा कि इसमें 1 ml, ये कितना इसका वॉल्यूम है, 1 ml है। मैंने कहा कि इसमें 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो उसके आयन होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। यानी और हम लोग एक बात जानते हैं कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयन के। कितने आयन हैं वही उसकी कंडक्टेंस, जितने आयन होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखें 1 ml में कितने कंडक्टेंस, कितने आयन हैं, 2। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, यानी कप्पा क्या होगा या कंडक्टिविटी क्या होगी, देखें 2/1। 1 क्या है, इसमें मैंने कहा कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में तो 1 वॉल्यूम हो गया, 2 आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 2। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग डाइल्यूट कर दें। क्या करें, डाइल्यूट कर दें, यानी इसमें वाटर ऐड करते जाएं। अब वाटर इसमें ऐड हो रहा है, इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, कोई मॉलिक्यूल AB है, उसके आयन कितने हैं, 2 हैं। तो अब भी तो आयन 2 ही होंगे ना, बस मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम मैंने कितना कर दिया है, 1 ml मैंने वॉल्यूम और ऐड कर दिया, यानी कि अब इसका वॉल्यूम हो गया 2 ml। अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती क्या, देखें
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 1 ml पे ही हम लोगों को कंडक्टेंस निकालनी होगी, जबकि इसका वॉल्यूम कितना हो गया है 2 ml। अब देखें तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम, आयन कितने हैं 2 अपॉन वॉल्यूम कितना है 2, तभी तो निकलेगा, आया कितना 1। यानी कि अगर हम लोग जब पहले कंडक्टेंस बिना डाइल्यूशन के इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी आती थी वो 2 आती थी, अब इसको हम लोग डाइल्यूट करने पर, इसका वॉल्यूम बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी कितनी आ रही है 1। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि 2/2 मैंने क्यों कर दिया। देखें यहाँ पे हमने 1 किया था क्योंकि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब कंडक्टेंस निकालते हैं इसी को तो कंडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसके आयन 2 ही फिक्स हैं, जबकि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, वॉल्यूम 2 यानी 2 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट तो 1। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से जो इसकी कंडक्टिविटी है, वो क्या हो रहा है डिक्रीज कर रही है। क्यों? देखिए पहले आ रहा था 2 इसका आंसर, अब यहाँ पे क्या आ गया 1, जबकि हम लोग यहाँ देख लिए साफ साफ कि कंडक्टिविटी क्या है, ये डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होगा डिक्रीज होगा, और कंडक्टिविटी क्या होती है वो भी डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं कि हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस यानी मोलर चालकता, और हम लोगों ने एक पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट चालकता। अब देखें इसका फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसको पढ़ा कप्पा इंटू 1000/m, यही पढ़ा था। ये 1000/m था क्या, ये वॉल्यूम था, क्या था वॉल्यूम था। हम लोगों ने इस तरीके से भी फार्मूला लिखा था कप्पा इंटू वी, यही लिखा था ना। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से क्या क्या फार्मूला था, कैप EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/EQ, यही था ना। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसका फार्मूला, अच्छा ये क्या था, ये भी वॉल्यूम था। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग डाइल्यूट करें तो इसका क्या, इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें हम लोग क्या करते हैं कि ये है क्या, ये दोनों जो हैं वो वॉल्यूम है। अब देखिए हम लोग इस तरीके से भी लिख दें इसको, कैप EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, है ना। अब देखिए हम लोगों ने कप्पा को पढ़ लिया, यानी कंडक्टिविटी को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था। अब देखें कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी, जबकि हम लोग जानते हैं डाइल्यूशन करने पर हम लोग जितना ज़्यादा वाटर मिलाएंगे उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो क्या कह लें कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसमें देख लें कैप M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m को, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। यहाँ पे वही बात है कि जो कंडक्टेंस होती है डाइल्यूशन करने पर वो डिक्रीज होती है, जबकि वॉल्यूम क्या होता है इंक्रीज करता जाता है, वॉल्यूम यानी आयतन। अब देखें हम लोग अब यहाँ पे देखें कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। थ्योरेटिकली बात हमको यही लग रही है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है या मोलर कंडक्टेंस है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई कि जितनी तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से जो कप्पा है या कंडक्टिविटी है या विशिष्ट चालकता है वो उतनी तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं होती है। तो क्या होगा, जब मान लो कि अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम 20 गुना तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, जबकि जो कप्पा होता है वो 5 गुना से यानी 5 गुना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा।
है ना। वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अब ये कम डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है या यहाँ पर देख लें मोलर कंडक्टेंस होती है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। थ्योरेटिकली तो हमको लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजिंग आने वाली है इन दोनों में, जबकि जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। तो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन करने पर जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आई कि हम लोगों ने देखा कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज़ करता है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ करती है। जबकि हम लोगों ने देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो DOD होता है वो भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। अब यहाँ पे हम लोग इसको समराइज़ कर लें। जैसे इसको यहाँ पे देखें, हम लोगों ने देखा कि कंडक्टेंस क्या होती है, डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है। दूसरा देखे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो DOD होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज़ करती है। कंडक्टिविटी क्या थी, डिक्रीज़ करती थी। मोलर कंडक्टेंस यानी KPM क्या करता था, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से हम लोगों को देखा। और यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोगों ने समराइज़ किया कि कंडक्टेंस, कंडक्शन नहीं कंडक्टेंस है, ठीक है ना। कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ कर रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का DOD भी इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के DOD पर कोई इफेक्ट डाइल्यूशन का नहीं पड़ता है। कंडक्टिविटी भी डिक्रीज़ कर रही है और ये इंक्रीज़ और ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लें कि रेजिस्टेंट पर क्या इफेक्ट आएगा। रेजिस्टेंट हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टेंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के, कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टेंस के अगर कंडक्टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि R भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब देखें इन जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं इसमें क्या क्या इंक्रीज़ कर रहा है, क्या क्या डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और उसका रेजिस्टेंस सिर्फ डिक्रीज़ करते हैं, जबकि जितनी और क्वांटिटी हैं सबके सब क्या होता है, इंक्रीज़ करती हैं। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई कि डाइल्यूशन करने पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इस बातों को हम लोगों ने समझ लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से डाइल्यूशन करने पर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या क्या चेंजिंग होती है, क्या इंक्रीज़ करता है, क्या डिक्रीज़ करता है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।